हेलो बच्चों, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा गुप्तकालीन प्रशासन। इससे पहले हमने गुप्तकालीन शासकों पर, गुप्तकालीन राजाओं की उपलब्धियों के विषय में, साथ में ही गुप्तकालीन जो गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण रहे उन विषयों पर बात की थी। और आज हम गुप्तकालीन प्रशासन पर चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन प्रशासन पर बात करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि गुप्त सम्राटों के द्वारा अपने पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए उन्होंने राजन जैसी उपाधि का परित्याग करके और उनके द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की गई, जैसे कि महाराजाधिराज, राजाधिराज, परम राजाधिराज, राजाधिराज ऋषि, राज राजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियों का धारण करने का जो उनका जो उद्देश्य था वो राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना रहा। इसके साथ ही राजाओं ने अपने नाम के साथ जो देवीय जो विरुद्ध हैं या देवीय जो उपाधि हैं उनका भी प्रयोग करना आरंभ किया। जैसा कि हमको समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उससे पता चलता है कि उसे धनद, वरुण, इंद्र और यम आदि के बराबर उनमें कहा गया है। गुप्त सम्राटों के कई अभिलेखों में उनको परम भट्टारक, परम देवता जैसी उपाधियों से भी संबोधित किया गया है। तो इस तरह की उपाधियों का जो प्रयोग या उनके द्वारा उपाधियां धारण की गई, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुप्त सम्राट अपने आप को इस संसार में उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया कि उनके समान इस संसार में कोई और नहीं है। तो एक तरह से जनता में इस तरह अपनी पद की प्रतिष्ठा को कायम करने का प्रयास गुप्त सम्राटों के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन जिसमें जो राजा का जो पद था या राजा था वो इस केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और अंतिम जो सत्ता होती थी वो राजा के ही हाथ में होती थी और राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। दो मुख्य जो मंत्री हैं उनकी जानकारी हमको अभिलेखों से मिलती है। एक तो है संधि विग्रहक मंत्री, जो कि युद्ध और संधि का मंत्री होता था, और दूसरा है अक्षपटलाधिकृत, जो कि राजकीय जो कागजी कार्रवाई होती थी उनका मंत्री होता था। और ऐसा हमें पता चलता है या ऐसा जान पड़ता है कि प्रमुख मंत्रियों का जो पद है वो राजाओं के समान ही वंश परंपरागत रूप से उनको प्राप्त होता चला जाता था। गुप्तकालीन जो केंद्रीय शासन है वो अनेक विभागों में संगठित था। अभिलेखों में हमें कुछ और पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं, जैसे कि महासेनापति, जो कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, रणभांड्रिक या कि जो कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व जिसके ऊपर होता था, कुमारमात्य और दंडपाशिक, साथ में ही विनय स्थिति स्थापक, जो कि न्यायाधीश होता था। तो इस तरह के अधिकारियों की सहायता से या इन पदाधिकारियों की सहायता से राजा के द्वारा केंद्रीय शासन का संचालन किया जाता था। अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। तो चूंकि साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए साम्राज्य को अनेक इकाइयों में बांटा हुआ था और जो सबसे बड़ी जिसकी जो इकाई थी वो प्रांत होती थी, जिसे देश या भुक्ति कहा जाता था। जैसे जो अगर हम प्रांतों की बात करें कि प्रमुख जो गुप्तकालीन प्रांत कौन कौन से थे, तो सौराष्ट्र, अवंती, तीर भुक्ति, पुण्यवर्धन आदि गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रांत थे। जो प्रांतीय जो शासक होता था वो भौगिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक महाराज या राज स्थानीय भी कहलाते थे।
प्रांत से जो छोटी इकाई है उसको प्रदेश कहा जाता था। और इससे जो छोटी इकाई होती थी उसको विषय कहा जाता था, जो कि आधुनिक जिले के समान होती थी। और शासन की जो सबसे जो छोटी इकाई थी वो ग्राम या गांव हुआ करते थे। तो इस तरह से जो कालीन जो प्रशासन है वो शासन की सुविधा की दृष्टि से उसमें कई हमें विभाग या उप विभाग देखने को मिलते हैं, जैसे कि केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन के बाद प्रदेशों में, प्रांतों को प्रदेशों में बांटा हुआ था, प्रदेशों को विषय में बांटा गया था और विषय को ग्रामों में विभक्त किया हुआ था। अब हम बात करते हैं स्थानीय शासन की। तो नगर प्रशासन के संबंध में गुप्तकालीन जो दामोदरपुर त्रामपत्र मिला है उससे हमें मालूम होता है कि विषयपति जो कि जिलाधीश के समान होता था, उसकी सहायता के लिए विषय या जिले की राजधानी में या नगर में एक परिषद होती थी, जो कि आधुनिक जो नगर पालिका या जो आधुनिक जो नगर परिषद होती थी उनकी भांति ही कार्य करती थी। और जिसकी अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें निम्नलिखित सदस्य होते थे। पहला था नगर श्रेष्ठी, जो कि श्रेणियों का प्रमुख होता था। दूसरा सार्थवाह, जो कि मुख्य व्यापारी होता था, जो व्यापारी वर्ग से संबंधित जो कार्य होते थे नगर के उनका निपटारा करता था। तीसरा होता था प्रथम कुलीक, जो कारीगरों का प्रधान होता था। चौथा था प्रथम कायस्थ, जो कि जिले में जो भी लेखा जोखा से संबंधित जो कार्य होते थे उनका मुख्य लेखक होता था। और पांचवा था पुस्तपालन, अर्थात जो भूमि के मूल्य का निर्धारण करने वाला मुख्य अधिकारी हुआ करता था। अब हम बात करते हैं ग्राम्य जीवन की, या ग्रामों की स्थिति किस प्रकार की थी, या ग्राम का प्रबंध किस तरह से किया जाता था। तो गांवों का प्रबंध या ग्राम का प्रबंध करने के लिए भी एक सभा या समिति होती थी, जिसका जो प्रमुख होता था वो ग्रामिक होता था, महत्तर या भोजक कहलाता था। यह जो ग्राम में होता था वो एक स्वशासित स्वायत्त इकाई की तरह ही होते थे, जहां सभी प्रमुख निर्णयों में ग्रामवासियों का या ग्राम सभा है उसकी भूमिका भी होती थी। अब बात करते हैं प्रशासन के तहत न्याय व्यवस्था की, कि गुप्तकालीन जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। और राजा चूंकि सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और अंतिम जो न्याय का निर्णय करने का जो अधिकार था वो राजा के पास ही होता था। राजा के न्यायालय को, जो कि जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय था, उसको सभा, धर्म स्थान या धर्माधिकरण भी कहा जाता था। गुप्त काल में ही नारद जो स्मृति लिखी गई है उसमें 4 प्रकार के न्यायालयों का हमको उल्लेख मिलता है। कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। 3 प्रकार, पहले जो 3 प्रकार के जो न्यायालय थे वो जनता के थे और चौथा सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में की जा सकती थी। और न्याय विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वो विनय स्थिति स्थापक उसको कहा गया है। फाहियान गुप्तकालीन जो लेख इतिहासकार हुए हैं उनके विवरणों से हमें ये पता चलता है कि गुप्त काल में यद्यपि जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही उदार थी और अपराध बहुत ही कम होते थे। अपराध के अनुसार कम या अधिक दंड भी दिया जाता था, लेकिन अधिकतर प्राण दंड या मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अब हम बात करते हैं सैनिक प्रशासन की। तो गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं उनमें हमको गुप्तों की चतुरंगनी सेना, अर्थात ऐसी सेना जिसके 4 भाग होते थे, उसका हमको उल्लेख मिलता है।
सैन्य विभाग था उसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो संधि विग्रहिक कहलाता था, और उसके अधीन, संधि विग्रहिक के अधीन महासेनापति या महादंड नायक, जो कि प्रमुख सेनापति होता था वो होता था। उसके अधीन दंड भंडागारिक होता था और बलाधिकृत होता था। साथ में ही ये सारे जो अधिकारी होते थे ये सेना से संबंधित कार्यों की देखभाल करते थे, और जो सेना का जो कार्यालय होता था वो बलाधिकरण कहलाता था। अब हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन जो राज्य है या गुप्तकालीन राज्य की आय के मुख्य सोर्स क्या थे, कहाँ से आय होती थी गुप्तों को अपना शासन चलाने के लिए। तो आय का जो मुख्य जो स्रोत था वो भूमि कर था, जिसे भाग भोग कहा जाता था, और यह इसका कितना भाग लिया जाता था, तो यह उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक है, भूमि को नियमित रूप से माप होती थी, और उसके बाद ही भूमि कर का निर्धारण किया जाता था। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर ही भूमि को कई भागों में बांटा हुआ था, जैसे कि नाल, खिल, वस्तु, अप्रहत और अप्रदा। ठीक है, भाग या भाग जो कि भूमि कर होता था, उसके अतिरिक्त एक दूसरा कर भी होता था जिसको कि ऊपरी कर कहा जाता था, जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय के समृद्ध जो व्यापार से भी राज्य को जो आयात और निर्यात कर होता था, और जो चुंगी होती थी उससे भी काफी आय होती थी। अगर हम आय के इन सोर्स के स्रोतों के अलावा बात करें तो सिंचाई कर, अर्थदंड और राजाओं से को जो दान में या उपहार में जो सामग्री मिलती थी वो भी राज्य की आय के अन्य स्रोत थे। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भाग था। दूसरा मुख्य जो स्रोत था वह है ऊपरी कर था, जो कि राजा के लिए जो व्यक्तिगत उपयोग के सामान के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा राज्य को व्यापार से भी, या राज्यों को जो व्यापार से जो आदान प्रदान होता था या आयात निर्यात होता था उससे आय होती थी, चुंगी के रूप में आय होती थी। सिंचाई कर, अर्थदंड आदि चीजों से और दान और उपहार में दी हुई वस्तुओं से राज्य की जो आय है वो होती थी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि गुप्त काल में जो व्यापार और वाणिज्य से जो आय हो रही थी वो इस युग में उसमें कमी देखने को मिलती है, और इसका कारण था कि जो पहले रोम के साथ जो व्यापार हो रहा था वो अब हूणों के आक्रमण के कारण वो होना एक तरह से समाप्त हो गया था। तो इसलिए गुप्तों को के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि आय के रूप में जो विदेशी व्यापार से जो आय हो रही थी वो एक तरह से बंद हो जाती है। किंतु भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो व्यापार है उस पर अब अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था, और जिसके कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय व्यापार केंद्रों की स्थापना हुई थी, और जिससे कि भारत को भी इससे भी आय होने लग गई थी। व्यापारिक समृद्धि का जो युग ईसा की आरंभिक शताब्दी में आरंभ हुआ उसका जो अंत है वो हमको गुप्त युग में देखने को मिलता है। अब हम गुप्त शासकों द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर बात करते हैं। तो फाहियान ने लिखा है कि जब वो भारत में आया और उसने यहाँ पर यात्राएं की तो उसने देखा कि स्थान स्थान पर औषधालय बने हुए थे, चिकित्सालय बने हुए थे, जहाँ पर रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही थी। साथ में ही जो औषधि थी वो भी बिना ही मूल्य के ही उनको प्राप्त होती थी। साथ में ही उसने धर्मशालाएं भी देखी और पाठशालाएं भी देखी।
जो कि सार्वजनिक दान की व्यवस्था से चल रही थी। तो गुप्त राजाओं ने इसके अलावा देश में आवागमन के साधनों का भी विकास किया, और इसके लिए उनके द्वारा बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया, और कृषकों के जन कल्याण के लिए या उनके सिंचाई की व्यवस्था की गई। और हम स्कंदगुप्त के समय देखते हैं कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया था, जो कि जो सुदर्शन झील है उसका जो बांध टूट गया था, जिसके कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन स्कंदगुप्त के समय उसका जो प्रांतीय गवर्नर था पर्णदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण या पुनरुद्धार करवाया गया। तो ये इस तरह का जब हमें उल्लेख मिलता है तो हमें पता चलता है कि गुप्त कालीन जो शासक थे वो प्रजा वत्सल थे, और उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए जनता के हितों की पूर्ति करने के लिए।